पेपर जो कर रहे हैं दैट इज़ मई जून 2024 पेपर 22। इसके लिए एक चीज़ आपको चाहिए होती है दैट इज़ योर इंसर्ट। याद रखिए इंसर्ट जो है आपने अगर यूज़ करने हैं ना, तो अब पुराने इंसर्ट नहीं, अब आपको नए इंसर्ट चाहिए होंगे जो कि आपके पास हैं 24 और 25 के पास पेपर्स के अंदर आपको मिलेंगे। तो जैसे पुराने वाला इंसर्ट है जो 23, 22, 21 के पेपर में मिलता है, वो इंसर्ट अब यूज़ नहीं होता, इसका इंसर्ट अपडेट हो चुका हुआ है। तो काइंडली जो लेटेस्ट इंसर्ट है उसको रेफ़र करें। टॉपिकल्स पे जो ऐड किया हुआ मैंने जो फ़ोल्डर है उसके अंदर भी लेटेस्ट इंसर्ट पड़ा हुआ है। आपके पास क्या आता है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सूडोकोड एग्जांपल्स, ईच एग्जांपल मे कंटेन स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ये पे सूडोकोड एग्जांपल्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं या तो सिलेक्शन को या इटरेशन को या इनपुट आउटपुट को, या इनमें से दो या तीनों को कर सकती हैं। तो हमने इनके अंदर टिक्स प्लेस करने हैं। अब मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स इसमें से कोई एक आधी चीज़ आइडेंटिफाई करके टिक करके आ जाते हैं, जबकि उससे गलत है। आप हर एक को गौर से देखते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ आपके पास मौजूद है। सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है फॉर इंडेक्स 1 to 10 डेटा इंडेक्स को साइन किया जा रहा है 0 नेक्स्ट इंडेक्स। ये जो फॉर की चीज़ है, ये फॉर बेसिकली फॉर लूप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आइट्रेशन हो रही है। सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन होती है बेसिकली या तो एफ एल्स लगा हो या केस स्टेटमेंट लगी हुई हो। ना कोई एफ एल्स है यहाँ पे, ना कोई केस है, तो इस वजह से सिलेक्शन तो हो नहीं रही। ना ही कोई लफ्ज इनपुट, ना ही कोई आउटपुट लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट। उसके बाद क्या है आपके पास? अगला है रीड फाइल, दिस फाइल और 4 एस्ट्रिस्क। ये जो आपके पास एग्जांपल होती है ना फाइल से रिलेटेड, यहाँ पे एक चीज़ आपसे समझने की जरूरत है कि जो फाइल से रिलेटेड काम होता है वो इनपुट आउटपुट की कैटेगरी होता है। रीड फाइल एंड राइट फाइल कमांड्स बेसिकली इनपुट ऑफ एंड आउटपुट ऑफ डेटा कर रही होती है टू एंड फ्रॉम द फाइल। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली आपके पास इनपुट आउटपुट की है। until level is greater than 25, until level is greater than 25 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर until की वजह से this is an example of iteration। लेकिन ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन तब होती है कि if else के केस पे ये कंपैरिजन हो रहा होता है। ऑल्दो कंपैरिजन नजर आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन अगर if else के केस में हो रहा होगा तो ही सिलेक्शन में फॉल करेगी, या केस में अगर हो रहा होगा तो फॉल करेगी। किसी टर्मिनेटिंग कंडीशन के अंदर अगर लिखी हुई बात है तो वो आपके पास सिलेक्शन नहीं होती। उसके बाद आ जाता है आपके पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 74 देन रीड फाइल ओल्ड फाइल डेटा। ये नजर आ रहा है कि आपके पास इफ लगा हुआ है, इफ एंड इफ इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सिलेक्शन है। एंड क्योंकि मैंने कहा कि रीड फाइल और राइट फाइल की कमांड या अपेंड की कमांड जो होती है, अपेंड नहीं है, रीड फाइल राइट फाइल होता है, तो आपके पास जो है वो आपके पास फॉल कर रहा है यहाँ पर इनपुट आउटपुट के अंदर। ये आपके पास इसके 4 नंबर पूरे हो गए। कोई सवाल इसके अंदर किसी का? सर जी सर वैसे अगर अपेंड हो सर तो वो क्या होगा सर? नहीं वो सॉरी, वो मैं वो अपेंड फाइल नहीं ना होता, वो तो अपेंड मोड होता है। तो अपेंड मोड भी बेसिकली आपको वो तो मोड जो है वो कोई इनपुट आउटपुट नहीं है ना। मोड की सेटिंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट। रीड फाइल या राइट फाइल, अपेंड फाइल तो कोई कमांड नहीं होती ना, वो तो अपेंड सही मोड बात होता है। अपेंड मोड के अंदर भी इस्तेमाल तो राइट फाइल ही किया जाता है। ओके सर। और किसी का कोई सवाल? अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद आपके पास अगले आ जाते हैं यहाँ पर वैल्यू। वो कहता है कि द प्रोग्राम वेरिएबल्स हैव द डेटा टाइप्स एज फॉलोज। माई करेक्टर की डेटा टाइप करेक्टर है, माई स्ट्रिंग की स्ट्रिंग है, माई इंट की इंटीजर है। Complete the table by filling the each gap with a function from the insert so that each expression is valid. Function from the insert, insert आपके पास ये given है। इसने कहा यहाँ पे my int को साइन किया जा रहा है this। my int क्या है? my int आपके पास integer है, और अभी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? एक रियल वैल्यू नजर आ रही है। रियल से इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शन में से एक फंक्शन होता है ये int का। इसको रियल एज अ पैरामीटर पास किया जाता है, तो ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कमांड इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे int। उसके बाद आपको नजर आ रही है यहाँ पर माई करेक्टर। माई करेक्टर को साइन हो रहा है एलवुड 3,1। अच्छा, इस पर कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वैसे तो करेक्टर है। और ये जो 3 पैरामीटर्स पास हो रहे होते हैं, एक स्ट्रिंग और 2 इंटीजर पैरामीटर्स, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास मिड फंक्शन होता है। इंसर्ट बंद कर दिया नहीं। अच्छा सर मिड होएगा ना? जी मिड है। मिड है क्योंकि मिड के अंदर बेसिकली दिस इज द ओनली वन जिसको एक स्ट्रिंग और 2 इंटीजर पैरामीटर मिल रहे हैं, तो हमें वैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर आपके पास मिड है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि माई स्ट्रिंग को 2 चीज़ें साइन हो रही हैं।
आपके पास एक रियल वैल्यू गिवन है और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये माई स्ट्रिंग जो है बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो नंबर है, क्या हो सकता है ये, पहले इसको तो बहुत सारी ऑप्शन बन रही हैं कि अगर यहाँ पे str to num लगाया गया हो और इसको इंट कर लें तो व्हाट इज द हाँ सर, वैल्यू। that will be it. हाँ वो नहीं, वो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि इसमें भी num to str लग सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शन लग सकते हैं, और इसमें ये बात तो डिफाइंड ही नहीं कि क्या चीज़ लगेगी। Sir, I mean 27.509 number नहीं है ना, it's like a real. तो So रियल पे भी लग जाता है, वो रियल पे भी लग जाता है। इधर आप देखो ना, in, आप पुराना इंसर्ट रेफर कर रहे हो, उसमें नहीं होता था, बट हेयर ये देखो, ये रियल पे भी लगता है, रियल और इंटीजर, इधर भी आपके पास जो कैरेक्टर स्ट्रिंग दोनों पे लगता है। तो इसलिए वो okay. उस वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आई गेस एनी ऑफ द वैलिड पॉसिबिलिटीज़ जो है एक्सेप्ट कर ली जाएंगी इस केस के अंदर। फिर देख लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या बन रही है हमारे पास। इधर अगर मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर इंट लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं चलो इसको इंट कर लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं num2 str। इससे क्या होगा कि सबसे पहले ये नंबर इंटीजर बन गया 27, और 27 जो है फिर ये लाइक ये 27 पहले नंबर बना, और फिर हमने इसको स्ट्रिंग बना लिया इस तरह से, और फिर हमने इसको माई स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। अब इधर अगेन आपके पास ये जो चीज़ बनी हुई है, एक स्ट्रिंग गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू गिवन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे लेफ्ट या राइट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। अगेन वी डोंट नो कि हमारे पास लेफ्ट का और राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर है हमारे पास, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर राइट साइड से 3 करेक्टर्स उठाए गए। राइट साइड से हमारे पास जो हैं कि कहते हैं उसने उठाए हैं 3 करेक्टर्स, और उसके बाद उसने यहाँ पर str to num लगाया है ताकि वो नंबर बन जाए। तो दिस इज आई गेस द आंसर। इसका मार्किंग स्कीम हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। किधर है इसकी मार्किंग स्कीम? 24 जून, क्वेश्चन आंसर MS 2। डाउनलोड्स। अच्छा, यहाँ पर अच्छा उससे काफ़ी सारी देखें, वही बात आ जाती है कि उससे काफ़ी सारी ऑप्शन दी हुई हैं, बिकॉज वैलिड आंसर्स बहुत सारे बन रहे थे। तो हमने ये लिखा था दिस इज़ वैलिड, ये पहले वाला, और यहाँ पर भी उसने अच्छा लेफ्ट लगाकर उसकी लेंथ सेव कर ली है। अच्छा, वो वाली चीज़ जो हमने की थी वो ये है, हाँ ये वाली चीज़ की है, और यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ की है, दोनों आंसर्स हमारे ठीक आए हैं। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी बनती हैं, बस इस बात का ख्याल रखा था कि वैलिड आपके पास आंसर आ रहा हो। इसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन इस सवाल के अंदर? समझ आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर, ये किसका मैसेज है? अच्छा, उसके बाद आपके पास कहा जाता है अगले पार्ट के अंदर कि the variables given in part B are chosen during the design stage of the program development lifecycle. The choice to be documented to simplify program are to be documented to simplify program maintenance. State a suitable way of documenting the variables and give one piece of information that should be recorded in addition to the data type. बेसिकली आपके पास क्या किया जाता है कि इस केस पे आपके पास एक आइडेंटिफाइड टेबल क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर के आप वेरिएबल्स को डॉक्यूमेंट करते हो, और वेरिएबल्स के डॉक्यूमेंट के अंदर होने के अंदर जो है होता क्या है कि आप यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करते हो, पर्पस मेंशन करते हो, और एग्जांपल डेटा वैल्यूज, ये तीनों चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए आपके पास क्या होता है कि एक आइडेंटिफायर टेबल इज यूज्ड, एंड वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने बताना कि एक चीज़ जो कौन सी यूज़ होनी है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आइडेंटिफायर टेबल इज यूज्ड, इसके अंदर आ जाएगा आपके पास पर्पस ऑफ ईच वेरिएबल इज मेंशन्ड।
पर्पस ऑफ ईच वेरिएबल। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आइडेंटिफायर टेबल में बेसिकली होता क्या है। आइडेंटिफायर टेबल जो है आपके पास, आइडेंटिफायर टेबल, आइडेंटिफायर टेबल में आपके पास स्टोर होते हैं डेटा अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में आपके पास क्या क्या डेटा स्टोर होते हैं। सबसे पहले जो है कि कहते हैं, ऑफ कोर्स उनका नेम स्टोर होता है। उसके बाद उसकी डेटा टाइप स्टोर होती है। उसके बाद उसका पर्पस स्टोर होता है। उसके बाद एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, वो भी आपके पास आ जाती है, एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल डेटा वैल्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास आइडेंटिफायर टेबल में मौजूद होती हैं एक वेरिएबल से मुतल्लिक। तो वो हमने मेंशन कर दी, पर्पस ऑफ ईच वेरिएबल बता दिया। आइडेंटिफायर टेबल जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा डॉक्यूमेंट करने के लिए वेरिएबल्स को। किसी को कोई सवाल इसके अंदर? So can you repeat again? जी, ये बेसिकली parts आपके के पास, अंदर जो जी बेसिकली यहाँ पे उससे पूछा ये है कि डिज़ाइन स्टेज के अंदर एक ऐसी जो है ना, वेरिएबल्स बनाए गए थे सारे के सारे, जो ऊपर हमने काम किए अभी। और वो कह रहे हैं कि इन सारे को डॉक्यूमेंट करना है वेरिएबल्स को, किसी मतलब किसी जगह लिखना है आपने, स्टोर करना है लिखकर। और वो कह रहे हैं कि आपने बताएं कि क्या सूटेबल तरीका होता है वेरिएबल्स को डॉक्यूमेंट करने का, और एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बताएं जो कि स्टोर होती है इन एडिशन टू डेटा टाइप। डेटा टाइप के अलावा क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर टेबल इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। उसमें वेरिएबल्स का नाम, डेटा टाइप, पर्पस, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल डेटा वैल्यू स्टोर होती हैं। तो हमने पर्पस ऑफ ईच वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया। सर record नहीं यूज हो सकता? नहीं, ये वो वाली चीज़ नहीं है। ये तो बेसिकली प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात हो रही है। रिकॉर्ड तो एक आपके प्रोग्राम कोड का हिस्सा है ना। जी। आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी ना। ये तो पढ़ो पहले, क्यों क्या क्या रहा है वो आप नहीं हाँ, जा रहे got हैं। it sir. हाँ, डिज़ाइन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये उसका सवाल है। रिकॉर्ड तो यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि a program is being developed, a algorithm of the part of the program will input 3 numeric values and assign them to identifiers number 1, number 2 and number 3। क्या होगा इसके अंदर कि आपके पास 3 वैल्यूज जो हैं एज यूजर इनपुट लिया जाएगा। 3 न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं आपके पास एज इनपुट ली जाएंगी और उनको साइन कर दिया जाएगा टू num1, num2 एंड num3। उसके बाद उसकी लार्जेस्ट वैल्यू उनमें से, जो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको आंसर वेरिएबल को साइन कर दिया जाएगा। और एक मैसेज आउटपुट किया जाएगा जो कि लार्जेस्ट वैल्यू को आउटपुट करोगे, यानी कि आंसर को। एंड एवरेज ऑफ द 3 न्यूमेरिक वैल्यूज उसकी कर दिया जाएगा। एंड एज्यूम द वैल्यूज आर ऑल डिफरेंट। ऐसा नहीं होगा कि दो वैल्यू सेम हो, सारी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी आपके पास। ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। और कोई खास पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है जिसके अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है। हो सकता है सबसे बड़ी वाली पहले हो, मिड में हो, या सबसे आखिर आ रही हो। तो यू आर नॉट श्योर कि कौन सी वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी। उसने कहा कि इस पेज के ऊपर जो है ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट कंप्लीट करें। उसने इनकम्प्लीट तो दे ही दिया आपको, आपने मतलब ड्राइंग बना के दे दी हुई है, जब हमने कंप्लीट करना है। यूजर से 3 नंबर्स का इनपुट ले लिया गया साथ। सबसे पहले कंपैरिजन स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सब क्या पता सबसे नंबर 1 जो है सबसे बड़ा हो, इस यानी जो num1 वेरिएबल है वो सबसे बड़ा हो। num1 ग्रेटर देन num2 एंड num1 ग्रेटर देन num3। याद है कि हमें यहाँ पे इज इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत उसकी हमें? क्योंकि आपके पास जो है तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, सेम तो होगी नहीं। तो अगर आपके पास num1 सबसे बड़ा है, अगर num1 सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर देंगे सेट आंसर टू num1। अगर हमारे पास num1 सबसे बड़ा नहीं है तो हो सकता है कि num2 बड़ा हो। तो इधर दूसरी कंडीशन कही जाएगी कि इज num2 ग्रेटर देन num3 एंड num2 इज ग्रेटर देन num1। क्या ऐसी बात है कि num2 सबसे बड़ा है? अगर num2 सबसे बड़ा है तो आपके पास ये वाला पार्ट यस आ जाएगा। याद रहे कि जब भी आपके पास ये जो डायमंड में कंडीशन लगी हुई होती है ना, इसके साइड पे यस नो लिखना होता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने लिखना है, बिकॉज उसका मार्क होता है हमेशा। तो कौन सी साइड जैसे कौन सी साइड नो, ये आपने स्टेट करनी है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर फिर हम सेट कर देंगे आंसर को 2 से। सेट आंसर
टू num2। और अगर आपके पास नो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका num3 इसमें होता पड़ा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे सेट आंसर टू num3। तीनों के एंड पे उसने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि तीनों की एवरेज कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर कर लेंगे सेट एवरेज टू, एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है? हमारे पास आ जाएगा num1 प्लस num2 प्लस num3 होल डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास एवरेज कैलकुलेट हो गई। उसके बाद उसने कहा था कि आपने सबसे लार्जेस्ट नंबर और एवरेज को सूटेबल मैसेज के साथ आउटपुट करना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इज कॉमा आंसर कॉमा एंड एवरेज इज कॉमा एवरेज। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इन वेरिएबल्स को आप स्पीच मार्क के अंदर नहीं लिख सकते हो। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो वेरिएबल्स को भी स्पीच मार्क के अंदर लिख देते हैं। अगर ये बात लिखी हो, लेट्स सपोज के इधर हम एक बात की assumption ले लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। उसके बाद मैं लिखता हूँ आउटपुट x या मैं लिखता हूँ आउटपुट x। इसमें फ़र्क है। ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ना, इसके जैसे स्क्रीन के ऊपर 5 प्रिंट होगा, और ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर x प्रिंट होगा। ये चीज़ एक जी कॉन्केटिनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि क्योंकि पाइथन में आगे से कॉमा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो यू कैन बेसिकली यूज़ द कॉन्केटिनेट फंक्शन ओवर हियर, या फिर आप जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों तरह से वो अलाउ करता है। आप कॉन्केटिनेट यूज़ कर लो। अगेन मैं वही बात करता हूँ कि जहाँ पे से ऑप्शन मिलती है तो जो चीज़ आपको सबसे अच्छी आती है वो चीज़ कर लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी का कोई कंफ्यूजन हो अंडरस्टैंडिंग में या समझने में या लिखने में, तो मुझे पूछ ले। नो सर। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा ये वो थम्स अप यूज़ कर लिया करो। चैट जो है ना मुझे बार बार खोलनी पड़ती है, तो नो सर कहने के लिए हाँ बस ये कर दिया करो। उसके बाद उसने यहाँ पर एक डिफरेंट फ्लो चार्ट दिया हुआ है और वो कहता है कि इसका सूडो कोड लिखें। इस फ्लो चार्ट का हमने लिखना है सूडो कोड। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के बाद सबसे पहले हो रहा है सेट फ्लैग टू गेट स्टार्ट। तो वही चीज़ करेंगे, शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फ्लैग को साइन कर दिया जाएगा यहाँ पर गेट स्टार्ट। उसके बाद आपके पास नज़र क्या आ रहा है? अच्छा, याद रहे कि जब आप इसको रीड कर रहे होते हैं ना इस तरह से, तो ये जैसा से क्लोजिंग लूप होता है ना, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आइट्रेशन हो रही है मोस्ट लाइकली, कोई ना कोई लूप लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास अच्छा ये लूप लगा हुआ है, तो इफ फ्लैग इस फ्लैग इज टू ट्रू यस होगा तो कोड आपका एंड हो जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये लूप के अंदर हम सेट करेंगे इसको। ये लूप के अंदर सेट हो रहा है, इट इज इनसाइड द लूप। तो इधर हम लूप लगा लेते हैं। हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन इसकी क्या बन रही है? टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि फ्लैग जब तक ट्रू नहीं हो जाता तो आपका लूप जैसे फ्लैग ट्रू होगा कोड एंड हो रहा है आपका यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एक रिपीट अंटिल लूप। ठीक है, रिपीट लूप लग जाएगा आपके पास। उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले जो है आपके पास इसके अंदर फ्लैग को सेट कर दिया जा रहा है एज गेट स्टार्ट। इसका क्या मतलब है कि गेट स्टार्ट इज अ फंक्शन जिसकी रिटर्न वैल्यू फ्लैग में स्टोर की जा रही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि यहाँ पर चेक किया जाएगा, गेट स्टार्ट पे चेक किया। उसके बाद ये तो टर्मिनेटिंग कंडीशन है ना, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट को जो है सेट कर दिया गया 1 पर। उसके बाद आपके पास पोर्ट को सेट कर दिया गया 1 पर, और यहाँ पर आपके पास पोर्ट 4 तक चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसकी 3 आइट्रेशन हैं। हाँ, यानी कि पोर्ट 1 से लेकर 3 तक आपका चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि
इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ट्रू, जब तक आपका फ्लैग ट्रू नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, देन वाइल पोर्ट इज लेस देन 4, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि पोर्ट जब तक 4 नहीं हो जाता, तो आपने क्या करना है, वाइल पोर्ट इज लेस देन 4 आप करेंगे यहाँ पर कॉल रीसेट पोर्ट, उसके बाद आप पोर्ट नंबर, ये जो पोर्ट वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, पोर्ट प्लस 1 एंड वाई। उसके बाद आपके पास जब यहाँ पे ये पोर्ट इंक्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर जैस वाली कंडीशन पे जाएंगे, तो वापस क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे बेसिकली बस ये वाइल लूप एंड हो गया है, तो ये इफ भी, ये वाला जो इफ हमने स्टार्ट किया था ये एंड इफ हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या थी कि जब आपके पास फ्लैग ट्रू हो जाएगा, अनटिल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ये कोड आ गया आपके पास, मैं दोबारा समझा देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा अजीब सा था ये कोड, था भी 5 नंबर का, इस वजह से यहाँ पे सिचुएशन क्या है आपके पास। देखो सबसे पहले इसके अंदर वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास एक लूप ये नजर आ रहा है आपको, और लूप के अंदर एक और लूप नजर ये वाला आ रहा है, लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है। ये जो बड़े वाला लूप है इसके ऊपर ये टाइम कंडीशन है इसकी, जिससे पहले फ्लैग को सेट कर दिया जा रहा है गेट्स, अच्छा गेट स्टैट है, मैं स्टार्ट लिखा हुआ है, ये गेट स्टैट है। इतना खैर फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने लगाया कि इस फ्लैग इज टू ट्रू, अगर ट्रू हो जाता तो एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिपीटेशन तब तक हो रही है जब तक कि फ्लैग फॉल्स रहेगा। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब तक फ्लैग ट्रू नहीं हो रहा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 से शुरू हो रहा है, पोर्ट नंबर 1 से शुरू हो रहा है एंड पोर्ट नंबर वुड स्टॉप एट द वैल्यू 4। तो रेपिटेशन जो है वाइल पोर्ट इज लेस देन 4, इससे पहले आपको एक और चीज़ ये भी करनी थी कि पोर्ट को 1 पे सेट करना था। नहीं, पोर्ट को हमने पहले 1 पे सेट करना था लूप से पहले, पोर्ट की इनिशियल वैल्यू तो डाली नहीं थी। तो इधर आ जाएगा आपके पास, पोर्ट को इनिशियली साइन किया जा रहा है यहाँ पर 1, पोर्ट को हमने वैल्यू 1 असाइन की, उसके बाद हमने लूप लगाया जब तक कि पोर्ट 4 नहीं हो जाता, वाइल पोर्ट इज लेस देन 4 हम करते हैं कॉल रीसेट पोर्ट और पोर्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय 1। उसके बाद रिपीटेशन होती चली जा रही है जब तक कि 4 नहीं हो जाता। जब वो 4 हो जाएगा हमारे पास तो हम यहाँ से आगे आकर कोड को रिपीट करेंगे, ये जो बाहर वाला लूप है ये वाला रिपीट करेगा जब तक कि फ्लैग ट्रू नहीं हो जाता, फ्लैग ट्रू होगा तो कोड आपका एंड हो जाएगा। इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये लूप तो 3 लगे हैं सर। तीसरा कौन सा लूप है? नहीं लूप नहीं है, सही सॉरी सर, मैंने वैसे बता एक दो दफा क्या सर रिपीट करते हैं सर। कंफ्यूज क्या चीज़ करिए, बता दो क्या क्या, क्या चीज़ लगी थी लूप में? तब बस थोड़ा समझने में मुश्किल है सर, बस एक अच्छा दफा अच्छा रिपीट करते हैं सर। अच्छा, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो आपके पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोड जब आप देख रहे हो तो पहले लूप शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको नजर आ रहा है ना कि ये जो एक एरो है जो घूम के वापस उसको लग रहा है, तो उसका मतलब ये कि राइट आफ्टर स्टार्ट देयर इज अ लूप। तो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें क्या कहाँ से नजर आई, टर्मिनेटिंग कंडीशन हमने देखी यहाँ से, ये हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन नजर आ रही है कि जिसके अंदर के फ्लैग जब ट्रू हो जाएगा तो कोड आपका एंड हो जाएगा। तो मैंने लगा दी रिपीट अनटिल फ्लैग इज टू ट्रू। उसके बाद क्या हो रहा है लूप के अंदर, लूप के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, गेट स्टैट कॉल किया जा रहा है और उसकी रिटर्न वैल्यू इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फ्लैग। उसके बाद उसने यहाँ पर लगाया हुआ है कि अगर आपके पास ये ट्रू नहीं तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो ये दूसरा लूप स्टार्ट होगा जिसके अंदर के पोर्ट की वैल्यू 1 असाइन की जा रही है और उसके बाद आइट्रेशन हो रही है जब तक कि पोर्ट की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। उसके अंदर दूसरे लूप के अंदर जो है आपके पास रीसेट पोर्ट कॉल हो रहा है, पोर्ट इंक्रीमेंट किया जा रहा है, जब पोर्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आप इस लूप से निकल आएंगे और ये वाली आइट्रेशन कंटिन्यू करती चली जाएगी जब तक सर कि वैसे आपके क्वेश्चन पास है सर, फ्लैग ट्रू नहीं हो जाता तब तक एंड नहीं। जी जी बताएं। सर अगर मैं सर वाइल लूप की बजाय सर ये फॉर इंडेक्स 1 2 3 यूज कर लूं सर, सॉरी फॉर पोर्ट 1 2 3। देखो क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस केस में आप फॉर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो जेनेरिक इंक्रीमेंट होना लाइक वो जैसे फॉर लूप में होता है, काउंटर कंट्रोल वाला नेचर भी हमें नजर आ रही है, तो आप कर सकते हो वाइल की बजाय यहाँ पे फॉर इस्तेमाल हो सकता था। मैंने देखा नहीं था उस वक्त कि ये आपके पास जो है इस तरह से वो स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है तो जैसे आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं काउंटर कंट्रोल लूप यूज।
ओके सर। और किसी का कोई सवाल? नो सर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर वो कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास रिकॉर्ड डेटा टाइप का आया हुआ है। और अच्छा क्या रिकॉर्ड डेटा टाइप में भी वो कोड तो लिखने को नहीं कहा वो उसने। अच्छा, द फैक्ट्री नीड्स टू प्रोग्राम टू हेल्प मैनेज प्रोडक्ट्स ऑफ आइटम्स, द डेटा विल बी स्टोर्ड अबाउट ईच आइटम, डेटा फॉर ईच आइटम विल बी हेल्ड इन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप कंपोनेंट, कंपोनेंट जो है उसकी टाइप है यानी नाम है उसका, और ये तमाम वैल्यूज उसकी एग्जांपल वैल्यूज और कमेंट्स बताए गए हैं। तो हमने इसका रिकॉर्ड स्ट्रक्चर लिखना है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर लिखना बहुत इजी बात होती है और इस केस में तो बहुत इजी है। अभी अक्टूबर नवंबर 25 में उसने थोड़ा सा डिटेल्ड सवाल दिया था कि 18 मार्क्स का जो है उसने आपको रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल दिया हुआ था। इससे पहले कभी भी नहीं आया था लंबा, तो इसलिए वो जो अक्टूबर नवंबर 25 का पेपर है वो स्टूडेंट्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी खाली उसी से ही। जिन्होंने मेरे साथ पेपर 2 का टेस्ट दिया है अभी रिसेंटली मॉक एग्जाम, उनको मैंने वही पेपर दिया हुआ था। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर खैर हम बात करते हैं टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करने की, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टाइप कंपोनेंट। टाइप कंपोनेंट हमारे पास आ गई। उसके बाद जो है हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे डिक्लेयर आइटम नंबर, आइटम अंडरस्कोर नम विच इज इंटीजर। उसके बारे में उसने कमेंट दिया हुआ न्यूमेरिक वैल्यू यूज्ड एज एन एरे इंडेक्स, काफ़ी एविडेंट बात है कि इंडेक्स है, वैसे तो नज़र भी आ रहा है इंटीजर है। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास डिक्लेयर होगी रिजेक्ट विच इज़ बूलियन, क्योंकि फॉल्स लिखा हुआ है। उससे दूसरी एग्जांपल है ट्रू इफ द आइटम हैज बीन रिजेक्टेड, वैसे फॉल्स है, तो इसका मतलब हमें नजर आ रहा है कि इट इज बूलियन। उसके बाद अगली वैल्यू स्टेज जो कि बेसिकली एक लेटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग कैरेक्टर इसकी डेटा टाइप होगी। स्टेज, ओ सॉरी, डिक्लेयर स्टेज, डिक्लेयर स्टेज हमारे पास आ जाता है यहाँ पर करेक्टर। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डिक्लेयर लिमिट 1, हमें नज़र आ रहा है लिमिट 1 और लिमिट 2 दोनों एक रियल वैल्यूज हैं, डेसिमल है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 1 अंडरस्कोर 1 इज रियल एंड डिक्लेयर, मैं एक सेकंड इधर एक बात और समझानी है अभी, लिमिट अंडरस्कोर 2 रियल, और उसके बाद आपके पास एंड टाइप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि अक्सर आप जब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं ना नॉर्मल सूडो कोड में, जैसे टाइप 1 और सॉरी लिमिट 1 लिमिट 2 गिवन होती, दोनों की डेटा टाइप सेम है ना, रियल है, तो आप दोनों को कॉमा लगा के लिख सकते हो, लिमिट 1 कॉमा लिमिट 2 रियल। बट इन रिकॉर्ड डेटा टाइप इसको नहीं करना होता इस तरह से एक लाइन में। रिकॉर्ड डेटा टाइप में यू कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन, उसमें जो है आपको लाइन डिफरेंट करनी पड़ती है। वैसे जेनेरिक सूडो कोड पे जिन वेरिएबल्स की टाइप सेम होती है उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है, बट नॉट इन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स। इससे किसी का कोई सवाल? नो सर। अच्छा, नो सर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आता है अगला पार्ट के 1D array item of 2000 elements will be stored for data of store the data for all items, write sudo code to declare the 1D declare the item array। item array हमारे पास बनेगी 1D array है जो तमाम आइटम्स को स्टोर कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा डिक्लेयर आइटम डिक्लेयर आइटम। अच्छा, 2 नंबर की एरे डिक्लेरेशन खाली उसने दी हुई है, एरे 1 to 2000 ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट ये वो डेटा टाइप है जो हमने ऊपर क्रिएट की है, क्योंकि इसके अंदर जो है बेसिकली आइटम्स के बारे में डेटा स्टोर हुआ हुआ था। वैसे एरे डिक्लेरेशन 2 नंबर की बनती नहीं है, लेकिन इस जो रिकॉर्ड टाइप वाला क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर देता है ये। अभी तक मैं बात बताऊं तो हमने जैसे 6 नंबर की ये चीज़ की है,
बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ये क्वेश्चन 8 नंबर का ये किया, 6 नंबर का ये किया था। ये कोई मुश्किल नहीं है करना, वो भी कोई मुश्किल नहीं है करना। अब जब इस तरह की चीज़ों पर स्टूडेंट नंबर कटवा रहा होता है ना, तो वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। और जो बच्चा नहीं नंबर कटा रहा होता, वो अपने पास बकायदा पूरा पूरा ग्रेड सेव कर रहा होता है। और अक्सर स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल आखिरी दिन पे पढ़ते हैं, 2 दिन बैठ के 3 दिन बैठ के पढ़ते हैं। अब जिस तरह से 8th को आप लोगों का पेपर 1 है, तो स्टूडेंट्स ने 9th को बैठ के पढ़ना शुरू करना है पेपर 2 जिन्होंने, उनके लिए फिर इस तरह के सवाल जो होते हैं वो एक कह लें उनकी किस्मत वाली बात होती है कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो फिर इन्हीं सवालों को एज करके जो है ग्रेड बनाया जाता है उनका भी। तो इसलिए अगर आप भी इस तरह के सवालों पे एफर्ट डालते हैं, और तो ये बहुत बेसिक से लगते हैं, लेकिन अगर आपकी इन पे एफर्ट होगी तो आप आराम से इसके अंदर एक अच्छा मतलब इस तरह से करते करते देखो ना आपके 7 8 9 10 नंबर निकल आते हैं जो आपने इग्नोर कर दिए थे, प्रैक्टिस नहीं की होते। 2 मिनट लगने थे ना कि प्रैक्टिस करते हुए कर लोगे प्रैक्टिस आराम से, 6 से 8 नंबर 10 नंबर जो कि पूरा ग्रेड इफेक्ट कर सकते हैं आपका, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन एरे ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्टोर द डेटा ऑफ ऑल आइटम्स। आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स इस्तेमाल करने की क्या फ़ायदा होता है? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है कि इसमें आप आइट्रेशन के थ्रू जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे पहली बात आ जाएगी कैन यूज आइटरेशन, क्योंकि आपने एरे के अंदर स्टोर कर दिया ना। जब आपने एरे के अंदर स्टोर कर दिया तो उसके ऊपर आप आइटरेशन कर सकते हैं टू एक्सेस दी रिकॉर्ड्स। दूसरी बात आपको ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि आप जो है यहाँ पर वो जो डॉट नोटेशन है उसके थ्रू जो है आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डेटा इन द रिकॉर्ड यूजिंग द डॉट नोटेशन। यूजिंग द डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन क्या होती है? ये एरे का क्या नाम था? आइटम, आइटम एक्स डॉट इसकी स्टेज। इस तरह से करके जो है ना आप डायरेक्टली जो है डेटा वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द डॉट नोटेशन। रिकॉर्ड्स कैन बी directly accessed using the array index। array index और वो डॉट नोटेशन की जैसे आप डायरेक्टली उससे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और रिकॉर्ड इस्तेमाल करने का एक और फायदा क्या होता है, आपके पास जो है क्या कहते हैं कोड जो होता है दैट इज इजियर टू राइट, अंडरस्टैंड एंड डिबग। द कोड इज इजियर टू राइट, अंडरस्टैंड एंड डिबग। अगर आप लोगों को ये बात कंफ्यूजिंग लगती है कि ये सारी बातें मैंने क्या स्टेट की हैं, देखो सबसे पहली बात तो मैंने इसे स्टेट किया कि आपके पास आइट्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि एरे के अंदर स्टोर्ड है ना, तो आप लूप लगा के सर्च कर सकते हैं। डॉट नोटेशन और एरे इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली डेटा वैल्यूज एक्सेस हो सकती है। कोड लिखना, अंडरस्टैंड करना, डिबग करना इजी होता है। इसके अलावा क्या ऑप्शन होती है? इसके अलावा ऑप्शन होती है 2D एरे का इस्तेमाल। 2D एरे का रिकॉर्ड डेटा टाइप से कंपैरिजन हमेशा पेपर में आते हैं, जिधर के आपके पास हमेशा रिकॉर्ड डेटा टाइप बेहतर समझी जाती है। ये जो आपके पास यहाँ पे हमारा प्यारा भाई मुस्तफ़ा खान बैठा हुआ है, ये इसी के लेक्चर्स हैं जो पेपर 2 की प्लेलिस्ट पूरी पूरी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब पे। उसमें रिकॉर्डेड टाइप का जो थ्योरी वाला पार्ट है, जिसमें बेसिकली मैं सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये बात बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है कि क्यों रिकॉर्ड डेटा टाइप का यूज़ किया है। वो यूज़ बेसिकली इस बात का है कि मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एक सिंगल आइडेंटिफायर में स्टोर हो सके, और एरे के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सके कि डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो रही हो आपके पास। क्योंकि एरे जो होती है वो डायनामिक नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्टोर हो पाती है। बट जब आप ऐसा से कर लेते हैं रिकॉर्ड के थ्रू, तो फिर आप उसके अंदर मल्टीपल भी कर सकते हैं। वैसे तो पाइथन के अंदर आपको पता है कि पाइथन में जब आप जाएंगे ना, तो ये चीज़ आपको नजर नहीं आएगी पेपर 4 के अंदर। उसकी वजह है कि वहाँ पे लिस्ट इस्तेमाल होती है, लिस्ट वैसे डायनामिक होती हैं, उसमें आप डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो वहाँ पर। खैर, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है ट्राइंगल है साइड्स ऑफ लेंथ ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल आपके पास ये है जिसके अंदर के आपके पास ये साइड्स हैं, और इसके अंदर जो है उसके एग्जांपल के अंदर ये बताया कि साइड ए हैज द लॉन्गेस्ट साइड। द ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल्ड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है तो आपके पास ट्राइंगल राइट एंगल होता है। ये उससे थोड़ी अजीब तरह से लिखी है, बेसिकली होती है a² = b² + c², जिसके अंदर वेयर
दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो अकेली लिखी होती है ना, सबसे लंबी साइड होती है. द प्रोसीजर विल बी रिटन टू चेक वेदर द थ्री लेंथ्स रिप्रेजेंट अ राइट एंगल ट्राइंगल. वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोसीजर लिखा जाएगा जो कि ये बात को चेक कर रहा होगा कि जो ट्राइंगल की साइड्स तीन पास की गई हैं, या तीन लेंथ्स पास की गई हैं पैरामीटर में, या जहाँ से भी आई हैं, किधर से आई हैं, इनपुट में आ रही हैं. हाँ, कह रहे इनपुट किसी भी सीक्वेंस में हो रही होगी और तीन इंटीजर वैल्यूज वो इनपुट में लेगा और उसको वो चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि क्या ये तीन जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं, और आउटपुट करेगा लॉन्गेस्ट और एक सूटेबल मैसेज आउटपुट कर देगा. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड में नॉट बी द फर्स्ट वैल्यू इनपुट. ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ए सबसे पहले इनपुट हो, बी सबसे पहले इनपुट हो, सी सबसे पहले इनपुट हो. हमें नहीं पता कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी वाली साइड होगी एग्जैक्टली, बस तीन न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास. यू वुड बी गिवन थ्री न्यूमेरिक वैल्यूज एज इनपुट और इसके अंदर हमें नहीं पता कि कौन सी होगी. तो लेट्स सी कि इसने क्या कहा है आपसे पास. अच्छा, सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं प्रॉम्प्ट एंड इनपुट, मतलब यूजर से पहले मांगनी है और उसके बाद इनपुट लेनी है, तीन साइड्स की लेंथ्स, उसके बाद टेस्ट करना है और सूटेबल मैसेज आउटपुट कर देना है. ये करके देख लेते हैं. ये बेसिकली एक और सवाल इस तरह का है जिसका कि आप कह रहे हैं मिनी वर्जन उसने दिया है इस पेपर में. आगे इसी पेपर के अंदर जो 2-1 वेरिएंट है ना, उसके अंदर ही इसका वो जो है ना, वो जो वैशी सवाल है कह लें, वो इसका आया है वहाँ पर. उससे बेसिकली उसके अंदर सवाल मुश्किल दिया हुआ, चीज़ सेम है आपके पास. इधर आ जाएगा आपके पास प्रोसीजर इज राइट एंगल, पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा था वो. इधर हम तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं. डिक्लेयर L1, L2, L3. ये तीनों हमारे पास क्या हैं, ये तीनों हमारे पास इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स देखो कहा था कि आप इंटीजर ही ले रहे होंगे. सबसे पहले जो है हम यहाँ पे यूजर से तीनों साइड्स का इनपुट ले लेते हैं. आउटपुट यहाँ पर हम कहेंगे इनपुट फर्स्ट लेंथ, और यहाँ पर हम यहाँ पर इनपुट करा देंगे L1. उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट करेंगे आउटपुट इनपुट सेकेंड लेंथ, और यहाँ पर हम करा देंगे इनपुट L2. उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट कराएंगे इनपुट कराएंगे हमारे पास लेंथ थर्ड लेंथ, इनपुट थर्ड लेंथ, और यहाँ पर आपके पास इनपुट हो जाएगी L3. ये तीनों इनपुट्स लेने के बाद आपके पास तीन लेंथ्स आ गई हैं. इसके ऊपर टेस्ट रन करना है. देखो हमें नहीं पता लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, वी डोंट नो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. तो पहले इवेलुएट कर लेते हैं हम यहाँ पे L1 के अकॉर्डिंग. L1 टाइम्स L1 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा L2 टाइम्स L2 प्लस L3 टाइम्स L3, और L2 टाइम्स L2 इज इक्वल टू L1 टाइम्स L1 प्लस L3 टाइम्स L3, और L3 टाइम्स L3 इज इक्वल टू L2 टाइम्स L2 प्लस L1 टाइम्स L1. देन अगर इन तीनों में से कोई एक सच निकल आती है तो आपके पास ट्राइंगल जो है राइट एंगल होगा. आउटपुट ट्राइंगल इज राइट एंगल, एल्स आपके पास आ जाता है यहाँ पर आउटपुट नॉट राइट एंगल. एल्स इफ हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी एंड इफ हो जाएगा, एंड इफ, और उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एंड प्रोसीजर. ठीक हो गया. यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो इसके अंदर? सर जी जी. सर अगर हम स्क्वायर यूज कर लें सर, कर सकते हैं नहीं कर सकते? असल में स्क्वायर भी कर सकते हो, बात सेम है, लेकिन स्क्वायर का फंक्शन उसने यहाँ पे स्टेट नहीं किया हुआ. इस तरह के फंक्शन क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे नहीं है ना, इंसर्ट में जो फंक्शन नहीं है आपके पास इस तरह के बन, वैसे तो मेरे ख्याल से शायद उसके सारे ऑपरेटर वैसे भी नहीं दिए होते. हाँ अच्छा, ऑपरेटर उसने यहाँ पे वैसे भी नहीं गिवन होते.
ऑपरेटर्स यू आर नॉट गिवन, ठीक है कर सकते हैं उस केस में। स्क्वायर का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं उस केस में, बेहतर ये मल्टीप्लाई वाला यूज़ कर लो, कोई इसमें इतराज़ वाली बात नहीं है, तो लेकिन कर सकते हैं। और ना सर सर L1 नहीं, ये जो आपने लिखा है ना ये तो मल्टीप्लाई बाय 2 है मुस्तफा, ये जो आपने ये लिखा है ना ये दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आपने वो लिखना है ना तो वो ये लिखा जाएगा, दैट वुड बी L1 L1 ये पावर होती है, ये जो आपने लिखा है ये तो मल्टीप्लिकेशन है। एस्ट्रिस्क और क्रॉस दोनों सूरतों में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, बेसिकली एस्ट्रिस्क को ही इस्तेमाल किया जाता है, मैंने वो बस जल्दी में लिखने में क्रॉस कर दिया था, एग्जामिनर तो एग्जाम्प्ट कर देता है, बट ये जो आप लिख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन है। पावर इस तरह से लिखते हैं अपर एरो के साथ, यानी बोलना नहीं है ना पेपर में, बोल के तो बहुत मसला हो जाएगा, सारी लॉजिक के नंबर कट जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास, अच्छा किसी और का कोई सवाल इसके अंदर? एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा चलो उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइन्ड इन सूडो कोड, द program contains a global 1D array data of type string containing 200 elements. The first element has the index value 1. The procedure process is written to initialize the values in the array. देखो आपके पास एक array है जिसके अंदर के 200 elements मौजूद हैं, टाइप स्ट्रिंग की है और पहली वैल्यू जो है इंडेक्स की 1 है। कैसे किया जा रहा है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स को सेट कर दिया गया 0 पर, वैल्यू इनपुट की गई, एक वैल्यू डाली गई इस एरे के अंदर, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 200 इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया गया। केस ऑफ इंडेक्स के ऊपर ये कोई चीट कोड लगाया गया जो भी इंडेक्स मॉड 2 करके, अगर वो 0 है तो आपके पास ये 2 अपर कर दिया जाएगा, वरना आपके पास ये 2 लोअर कर दिया जाएगा। खुदा जाने क्या हो रहा है उसके अंदर, हमें हमें समझने की जरूरत नहीं है उसकी वजह क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ कोड है। द pseudocode contains 2 syntax error and 1 other error. 2 syntax errors हैं और एक other error मौजूद है। बताएंगे क्या क्या यहाँ पर errors आपके पास लिखी हुई हैं। देखिए सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हाँ सबसे पहले एरर जो है हमें नज़र आ रही है, नहीं अदरवाइज तो केस में इस्तेमाल होता है ना, अदरवाइज केस में तो अदरवाइज केस लगा हुआ है, किसने लिखा है, कौन से ज़्यादा बैठे हुए, खैर। अच्छा हमारे पास पहला इशू ये है कि ये देखिए ये वाइल लूप लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स इस्तेमाल हुआ है। वाइल लूप में तो नेक्स्ट इंडेक्स नहीं इस्तेमाल होता, वाइल लूप में तो इंडेक्स को इंडेक्स प्लस 1 मैनुअली करना पड़ता है, नेक्स्ट इंडेक्स तो फॉर लूप की वो है कैटेगरी, तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स शुड बी एंड वाइल। यहाँ पे तो एंड वाइल आना था जहाँ पर उसने लिख दिया नेक्स्ट इंडेक्स। उसके अलावा जो है आपके पास आ रहा है यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट में हाँ सर जी सर ये 0 आता है सर केस स्ट्रक्चर जी जी आ जाता है 0। इसमें से जिस स्टूडेंट ने दूसरी एरर निकाली ना, मैंने एक क्या कहते हैं टेस्ट लेने का सोचा था आप लोगों को, लेकिन जो इसमें से दूसरी एरर निकाल देगा ना मैं उसको टेस्ट माफ कर दूंगा, मैं नहीं लूँगा उसको। सर दूसरी इंडेक्स वेट, क्या इसमें एरर फाइंड करना है ना? हाँ दूसरा एरर मैं बता देता हूँ, एरर किधर है मैं बता देता हूँ, इस लाइन में एरर है। लेट मी जस्ट टेल, एक सेकंड इसका फैन ही बंद हो गया। एरर ना इस लाइन में है, इस लाइन में एरर है। एरर जो बंदा आइडेंटिफाई कर देगा ना उसको मैं टेस्ट माफ कर दूँ, नहीं होगा उसका टेस्ट। सर इंडेक्स जो है वो इंटीजर है, हाउ विल इट बी कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग? हाँ ठीक जवाब दे रहा है वो, हमजा ने ठीक जवाब दिया कि यहाँ पर बात ये है कि आपके पास कॉन्केटिनेट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। कॉन्केटिनेशन का जो फंक्शन है इसकी एक खासियत है, ये ऑपरेटर जो होता है आपके पास
इसके पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल किधर गया, जॉइन टू स्ट्रिंग्स मैं ऑल्सो यूज टू कॉन्केटिनेट चार विद, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटीजर आपके पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंटीजर है, इसके साथ ये चीज़ नहीं यूज़ हो सकती, इसके साथ जो है आपको कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके साथ कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास के एंड इज यूज्ड टू concatenate an integer with string in the output statement. गुड हमजा, ये बात समझ में आई सबको कि क्या बीच में एरर हुई भी है? यस सर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि आपके पास वन अदर एरर एग्जिस्ट्स, एक और अदर एरर यहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर क्या वो आपसे बोल रहा है कि इंडेक्स तो इंडेक्स प्लस वन हुई भी है, केस ऑफ ये है, और उसके बाद वो कहता है कि इंडेक्स मॉड टू किया गया है। मॉड के केस में क्या होता है, मॉड के केस में आपको आ रहा होता है रिमाइंडर डिवीजन हो रही होती है, और इंडेक्स है तो इंडेक्स या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हाँ इसके अंदर ये हो रहा है आपके पास कि हाँ 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 नज़र आ गया, ये देखो द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स वैल्यू वन, और यहाँ पर जो है इंडेक्स ज़ीरो साइन करके यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। इधर जो है ये चीज़ एरर है, किसने कहा था कि पहली वैल्यू वन है, तो हेयर दिस इंडेक्स इज़ इनवैलिड। तो आपके पास यहाँ पे अदर एरर में आ जाएगा कि एलिमेंट ऑफ इंडेक्स ज़ीरो इज ट्राइंग टू बी अटेम्प्टेड इज क्या सॉरी इज ट्राइड टू बी एक्सेस्ड, which is not in the valid range। इस एरे के अंदर उसने बताया था कि आपके पास फर्स्ट इंडेक्स वन है, जबकि यहाँ पर उसने जीरो को यूज़ करने की कोशिश की हुई है। तो ये तीन एरर्स जो है ना इसके अंदर मौजूद थी। ये जो सवाल होते हैं ना ये थोड़े से ट्रिकी उसने दिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एरर फाइंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोड आपने खुद से नहीं ना लिखा होता, आपको नज़र नहीं आ रहा होता। वैसे भी आप लोग अपने कौन से सूडो कोड 100% ठीक लिखते हैं, तो उस तरह की एरर्स जो है यहाँ पर आ सकती वो जो है ना आइडेंटिफाई करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खैर इसमें किसी का कोई सवाल इन तीनों एरर्स में? नो सर। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है द प्रोसीजर कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट नीडेड, आइडेंटिफाई द सूडोकोड स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट नीडेड। एक ऐसी स्टेटमेंट इसमें मौजूद है यहाँ पर जो कि नहीं यूज होनी, वो स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ कि वो स्टेटमेंट आपके पास ये अदरवाइज स्टेटमेंट है, ये अदरवाइज स्टेटमेंट ना कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन टू सूडोकोड वाले वीडियो में बताया हुआ है कि मॉड टू के सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं। जब आप मॉड टू कर देते हैं तो या आपके पास आंसर जीरो होता है या आपके पास आंसर वन होता है, देयर इज नो अदर पॉसिबल आंसर इन दिस केस। कोई नंबर टू से डिवाइड हो रहा है तो कोई और आंसर नहीं आ सकता आपके पास वाई जीरो या वन के। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि अदरवाइज स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गलत है, अदरवाइज स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मॉड टू विल गिव ओनली ज़ीरो और वन, इसके अलावा कोई पॉसिबल आंसर नहीं होता मॉड टू के अंदर। ये जो मॉड टू का फंक्शन होता है ना ये बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है टू इवन या ऑड आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मॉड टू जीरो रिटर्न करे तो इसका मतलब नंबर इज इवन, या अगर वन रिटर्न करे तो इसका मतलब ये ऑड। ठीक हो गया, ये सवाल समझ आ गया जो इसमें ये फालतू लाइन वाला ये चीज़ पूछी थी। यस सर। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं आफ्टर करेक्टिंग ऑल सिंटैक्स एरर्स द सूडोकोड इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्राम कोड व्हिच इज कंपाइल्ड विदाउट जनरेटिंग एनी एरर्स। When the program is executed, it unexpectedly stops responding. Identify the type of error it has occurred. देखो उसने क्या कहा कि आपके पास जब कंपाइलेशन हुई तो कोई एरर नहीं आई,
लेकिन जब आपने रन किया तो उसमें जब आपने एग्जीक्यूट किया तो वो अनएक्सपेक्टेडली रुक गया। कौन सी एरर अगर हुई है? ये एक रन टाइम एरर अगर हुई है। रन टाइम एरर जो है आपके पास यहाँ पे अगर हुई है जिसके अंदर के मोस्ट कोई क्या कहते हैं मैथमेटिकल एरर आई है, या कोई इनपुट की एरर आई है, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेस करने की कोशिश की गई है जो कि आपके पास, या ये जो पैरामीटर वैल्यू लेबल पास की गई है ये गलत पास की गई है, एक इनवैलिड वैल्यू पास की गई है, जिस वजह से आपके पास रन टाइम एरर जनरेट हुई है। जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के टाइम पर अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाता है उस एरर को आप रन टाइम एरर कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन या इंटरप्रेट करते हुए आइडेंटिफाई नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन के अंदर। क्या कितना टाइम हुआ है करते हुए पेपर को? अच्छा, ऐसा करते हैं 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहता है कि अ म्यूजिक प्लेयर स्टोर्स म्यूजिक इन अ डिजिटल फॉर्म एंड हैज़ अ डिस्प्ले व्हिच शोज द ट्रैक बीइंग प्लेड। हमारे पास एक डिजिटल डिस्प्ले है जो कि आपको एक स्क्रीन के ऊपर शो करा रहा है जो म्यूजिक ट्रैक आप प्ले कर रहे हैं। अप टू 16 कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड। इस स्क्रीन के ऊपर आप जो हैं मैक्सिमम ऑफ 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ट्रैक टाइटल्स longer than 16 characters will be needed to be trimmed as follows। उनको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम कैसे करना पड़ेगा? वर्ड्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रैक। पूरे पूरे वर्ड्स एंड ऑफ द ट्रैक से आपको रिमूव करने पड़ेंगे until the resulting title is less than 14 characters। जब तक कि आपके पास जो रिजल्टिंग टाइटल है वो लेस देन 14 कैरेक्टर्स नहीं होता, आप पूरा पूरा वर्ड रिमूव करेंगे। व्हेन अ वर्ड इज रिमूव्ड द स्पेस इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड इज आल्सो रिमूव्ड। जब एक वर्ड को रिमूव किया जाता है तो उसके आगे लगी हुई स्पेस को भी रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद 3 डॉट्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड डिस्प्लेड व्हेन वन और मोर वर्ड्स हैव बीन रिमूव्ड। जब आपके पास एक या उससे ज्यादा वर्ड्स को रिमूव किया जाएगा तो उसके एंड पर आप 3 डॉट्स लगाओगे। उसकी एग्जांपल दी हुई है कि पहले टाइटल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये लेस देन 16 कैरेक्टर्स के अंदर था, तो ये एज इट इज लिखा हुआ है डिस्प्ले के ऊपर। दूसरे केस में आपको बोहेमियन सिम्फनी नजर आ रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि सिम्फनी लफ्ज जो है वो बहुत लंबा था, उसके बाद जो 16 से ज़्यादा जा रहा था, तो उन्होंने पूरा वर्ड रिमूव किया, इसके आगे लगी हुई स्पेस को भी रिमूव किया। पहले उन्होंने इस वर्ड को रिमूव किया, उसके बाद उससे लगी हुई स्पेस को भी रिमूव किया, और उसके बाद उसने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए। उसके बाद आपको नजर आ रहा है पेपर बुक राइटर। पेपर बुक राइटर मैक्सिमम 16 पे एग्जैक्टली आ गया तो कोई वर्ड्स नहीं काटेंगे। क्रिस सिंग्स द ब्लूज जो है वो इतना लंबा लफ्ज था कि उसके अंदर सबसे पहले ब्लूज को रिमूव किया गया, उसके आगे लगी हुई स्पेस को भी रिमूव किया गया, फिर भी वो आपके पास 14 से ज़्यादा थे तो द को भी रिमूव किया गया और उसके बाद इसकी स्पेस को भी रिमूव किया गया, तो उसके बाद आपके पास 10 वर्ड्स का हो गया और उसके आगे 3 डॉट्स लगा दिए गए। एंड यहाँ पर ग्रीन होम एलाबामा था तो यहाँ पे एलाबामा लफ्ज को रिमूव किया गया सबसे पहले, उसके बाद इसकी जगह कहते हैं आपके पास स्पेस को रिमूव किया गया और उसके बाद यहाँ पर भी 3 डॉट लगा दिए गए। अब फंक्शन क्या करेगा कि आप सिर्फ स्ट्रिंग लेकर रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल टाइटल और रिजल्ट करेगा जो डिस्प्ले टाइटल है आपका, वो दे देगा आपको। वो ये कह रहा है कि आपके जो ओरिजिनल वर्ड है उसके दरमियान में सिर्फ एक ही स्पेस मौजूद होगी, ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल ब्लैंक स्पेसेस लगी हुई हों, सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस करेक्टर। देयर इज नो स्पेस बिफोर द फर्स्ट वर्ड और आफ्टर द लास्ट वर्ड ऑफ द ओरिजिनल टाइटल। यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी स्पेस करेक्टर मौजूद नहीं है, और जो पहला लफ्ज है वो हमेशा लेस देन 14 करेक्टर्स होगा, यानी कि कम से कम एक लफ्ज बच जाएगा, ऐसा कोई टाइटल नहीं होगा जो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए। अच्छा, किसी को इसकी वर्किंग में कोई इशू कि ये हो क्या रहा है, ये समझ आ गया कि करना वो हो क्या रहा है? अभी मैं वर्किंग समझा देता हूँ इसकी, लेकिन सर एक बार फिर एक्सप्लेन करना जी प्लीज। बिल्कुल। देखो इसमें हो क्या रहा है, आपके पास कि टाइटल आपको गिवन होगा, अगर तो वो 16 करेक्टर्स जितना है या उससे लेस है तो कुछ भी नहीं करेंगे हम उस टाइटल को। लेकिन अगर वो टाइटल 16 अल्फाबेट से ज़्यादा का है, इफ इट इज लार्जर देन 16 लॉन्गर देन 16 करेक्टर्स या अल्फाबेट्स, तो हम उसको ट्रिम करेंगे। ट्रिमिंग के अंदर पूरा लफ्ज रिमूव किया जाएगा, और लफ्ज रिमूव करेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ चेक करेंगे हम, क्या अब वो लेस देन 16 हो गई। लेस देन 16 अगर हो गई है तो उसके आगे 3 डॉट्स लगा दिए जाएंगे। अगर वो अभी भी नहीं हुई तो एक और वर्ड रिमूव किया जाएगा। तब तक वर्ड्स रिमूव होते रहेंगे जब तक कि उसकी लेस देन 14 नहीं हो जाती। जब वो लेस देन 14 हो जाएगी तो लेस देन 14 क्यों करना है, यानी कि 13 के इक्वल या 13 से लेस, यानी कि यहाँ तक आपका आना चाहिए टाइटल।
उसकी वजह क्या, क्योंकि आपने आगे से 3 डॉट्स भी लगाने हैं उसके। ये 3 डॉट्स आप लगाएंगे जो कि इंडिकेट कर रहा होगा कि इसके आगे से वर्ड्स रिमूव किए गए थे। समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। इसको करने का तरीका ये है आपके पास कि सबसे पहले तो हम फंक्शन का हेडर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का हेडर आ जाएगा, यहाँ पर फंक्शन ट्रिम, पैरामीटर में ये ले रहा था आपके पास जो है क्या कहते हैं टाइटल, which is a string and it returns string। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नजर आता है आपको कि सबसे पहली चीज उसने क्या कहा था कि जो आपके पास ग्रेटर देन 16 कैरेक्टर्स हो, तो जो लेस देन 16 या इक्वल टू 16 है उनको हमें एज इट इज रिटर्न कर देना है। इफ लेंथ ऑफ टाइटल, इफ लेंथ ऑफ टाइटल इज लेस देन और इक्वल टू 16, देन हम इसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे। रिटर्न टाइटल एंड इफ। एक पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि जिसके अंदर के हम यहाँ पर उसको एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं कि अगर वो ठीक लेंथ का है। अगर वो ठीक लेंथ का नहीं है तो अब हमने ट्रिमिंग शुरू करनी है। ट्रिमिंग जो है ना हमारे पास बेसिकली 2 लूप्स के अंदर हो रही होगी। एक लूप क्या करेगा कि देखें हमारे पास जैसा बेस्ट एग्जांपल इसको करने की क्रिस सिंग्स द ब्लूज वाला हमारे पास गिवन है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा खोला करके लिख देता हूँ। क्रिस सिंग्स द ब्लूज, ये हमें गिवन है। इसकी लेंथ अभी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। उसने कहा था जब ग्रेटर देन 16 से ट्रिम कितने तक करना है आपने? लेस देन 14 तक। यानी कि लेस देन 14 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम पहले यहाँ पर एक रिपीट लूप लगा लेंगे जो कि आपके पास अल्फाबेट्स रिमूव कर रहा होगा। रिपीट के अंदर हम अल्फाबेट्स रिमूव करेंगे। अल्फाबेट्स से रिमूव करेंगे हम, ये रिमूव करेंगे इस तरह से जब तक कि एक स्पेस नहीं आ जाती। जब तक कि स्पेस करेक्टर नहीं आ जाता तब तक हम अल्फाबेट को रिमूव करते चले जाएंगे। अल्फाबेट्स रिमूव हो रहे हैं जब तक कि स्पेस नहीं आती है, बिकॉज स्पेस इंडिकेट्स कि यहाँ पर एक लफ्ज खत्म हो गया है। तो हम यहाँ पर रिमूव करते चले जाएंगे। जब हमने ये 5 अल्फाबेट्स रिमूव कर लिए तो उसके बाद हम फिर से इसकी लेंथ चेक करते हैं। 5 6 6 प्लस 5 11 12 13 14 15 16, अभी भी ज़्यादा है। फिर मजीद अल्फाबेट्स रिमूव करना शुरू करेंगे। सेकंड स्पेस आ गई। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने ये स्पेस भी रिमूव कर दी, तो ये टोटल आपके पास अब 11 आ गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्रिस सिंग्स 3 डॉट्स ये जो है उठाकर हम रिटर्न कर देंगे। अब ये बनाया कैसे जाएगा, इसके लिए हमें ज़रूरत है ये बात समझने की कि आपके पास अल्फ़ाबेट रिमूव करने के लिए लूप कैसे लिखा जाता है। अल्फ़ाबेट रिमूव करने के लिए आपके पास लूप इस तरह से लिखा जाता है, रिपीट। कैसे लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टाइटल, और टाइटल को साइन हो रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टाइटल लेंथ ऑफ टाइटल, लेंथ ऑफ टाइटल -1। इससे क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ आपके पास। ये पहले ही जरा सा मिटा रहे हैं। ये आपके पास टाइटल गिवन है आपको। अब क्या होगा, ये जो रेपिटेशन है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंटिल रिपीट करने, अंटिल राइट टाइटल कॉमा 1। राइट साइड से पहला करेक्टर एक स्पेस की इक्वल ना हो, तब तक ही रेपिटेशन चलेगी। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, ये वाली लाइन क्या हो रहा है,
आपके पास लेफ्ट साइड से करेक्टर्स उठाए जा रहे हैं लेंथ -1 के, लेफ्ट साइड से करेक्टर उठाया आपने लेंथ -1 के। अच्छा, क्या ये वाला स्पेस करेक्टर राइट साइड से पहला करेक्टर, आपके पास क्या स्पेस है? स्पेस तो नहीं है, तो ये चीज दोबारा से रिपीट होगी। अब क्या होगा कि अब ये टाइटल अपडेट हो गया था, ये टाइटल जो है ये अपडेट होकर अब इतना टाइटल रह गया था, दोबारा से उठाया जाएगा। दोबारा से उठाकर आपके पास इतने से आ गए, क्या ये करेक्टर स्पेस है? नहीं, तो दोबारा से उठाया जाएगा। वो इस तरह से करता करता तब तक इसको उठाता रहेगा जब तक कि उसके पास राइट साइड से पहला करेक्टर उसके पास स्पेस नहीं आ जाता। अब राइट साइड से पहला करेक्टर जो है हमारे पास स्पेस है, अब रुक जाएगा वो। इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये लूप क्या कर रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास वन वर्ड रिमूव कर रहा है। यहां तक समझ आया? सर एक दफा रिपीट कर दीजिए। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये लूप जो लगा हुआ है, टाइटल लेफ्ट ऑफ टाइटल लेंथ ऑफ टाइटल -1। लेंथ ऑफ टाइटल -1 का क्या मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से करेक्टर्स उठाएगा लेंथ ऑफ टाइटल -1 के, यानी कि पहली दफा ये इतने उठाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से राइट साइड से जो ई है वो तो स्पेस की इक्वल नहीं है, तो वो इतने से टाइटल में से फिर से अल्फाबेट्स उठाएगा लेफ्ट साइड से -1 तक, लेफ्ट साइड से -1 फिर किया। अब वो इस टाइटल को, टाइटल देखो ना अपडेट हो रहा है, वापस टाइटल वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो ये हर दफा श्रिंक करता रहेगा जब तक कि वो इतना नहीं कर लेता। जब वो इतने पे आ जाएगा तो अब राइट साइड से पहला करेक्टर जो है दैट इज अ स्पेस, इस पर आकर जो है आपके पास रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये लूप कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइटल है दैट इज, क्या कहेंगे, एक वर्ड लफ्ज रिमूव कर रिमूव। दिया। हाँ, एक वर्ड रिमूव हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास क्रिस सिंग्स द ब्लूज वाला टाइटल गिवन है, इसके केस में तो हमें एक से ज्यादा वर्ड्स रिमूव करने हैं। इसके केस में हमें एक से ज्यादा वर्ड रिमूव करने हैं, तो ये जो रिपीट लूप है ना, इस रिपीट लूप को हम एक और रिपीट लूप में डाल देते हैं। इसको हम एक और रिपीट लूप में डाल देते हैं। मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो देखो ना, मैं द भी रिमूव करना है। एक सेकेंड, हमें यहाँ पे जो है इस द को भी रिमूव करना होगा, तो उस केस में ये पूरे को सिलेक्ट क्यों नहीं करता भाई? इसको उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स रिमूव करने हैं, तो मल्टीपल वर्ड्स रिमूव करने के लिए हम इसको एक और रिपीट लूप में लगा देंगे। इस रिपीट को हम एक और में लगा देंगे, रिपीट until length is less than or equal to 14, सॉरी लेस देन 14 उसने कहा था ना, until length is चलो लेंथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 13 कर लेते हैं। तो इस रिपीट लूप के साथ क्या होगा कि आपके पास अल्फाबेट्स भी रिमूव होते चले जाएंगे और वर्ड्स पूरे रिमूव हो रहे हैं, और तब तक आपके पास वर्ड्स रिमूव होते रहेंगे जब तक कि उसकी लेंथ जो है हमारे पास 13 नहीं हो जाती। ये बात समझ में आई? सर लेंथ क्या किधर होगी सर वैसे? क्या, सॉरी वो लेंथ ऑफ टाइटल लिखना था। Yes, so we'll first check the character and then we'll check if the your length is equal to 13 and it is a space, right? देखो वो पता है क्या कर रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास जो वो जो वर्ड रिमूव कर रहा था वो समझ आ गया, जिधर वर्ड रिमूव हो रहा था आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, जो अंदर वाला रिपीट लूप है, ये समझ आ गया? अच्छा, ये अंदर वाला जो है ना आपके पास एक वर्ड को रिमूव करेगा, करता करता उसने ये वाला वर्ड पूरा रिमूव कर दिया, लेकिन अभी तक भी जो लेंथ ऑफ टाइटल है दैट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 13, तो अंदर वाला लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर की फिर ये स्पेस रिमूव की जाएगी और फिर ये वाला वर्ड भी रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो है ना आपके पास ये पार्ट रह गया, अब आपके पास जो है ना ये वाला पार्ट रह गया, लेकिन अब जो है लेंथ की टाइटल बड़ी अच्छी तरह से लेस देन इक्वल टू 13 हो गई भी है,
तो इधर आके कोड रुक जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक हमने जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो रिमूव कर दिए, जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो रिमूव कर दिए इस पार्ट में। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? Yes. Yes, अच्छा, इस चीज़ को जो है ना हम नीचे ले जाते हैं ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े सारा ये। अ, ठीक है, अब हमने ये कर लिया, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अभी भी एक चीज़ रह गई, एक छोटी सी चीज़ ये रह गई है आपके पास कि अभी भी यहाँ पर ये एक आखिरी स्पेस मौजूद है। सॉरी, आपके पास अभी भी ये एक स्पेस करेक्टर मौजूद है। इस एक स्पेस करेक्टर को रिमूव करने के लिए हम एक करेक्टर को और रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक करेक्टर और को हम रिमूव करेंगे कैसे कि हम यहाँ पे टाइटल के साथ एक दफ़ा और आइटरेट करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट ऑफ टाइटल कॉमा लेंथ ऑफ टाइटल -1 करेंगे जब हम, तो इससे वो जो फाइनल स्पेस थी ना आपकी, ये लेफ्ट मैंने उल्टा लिख दिया, वो जो फाइनल स्पेस थी आपकी वो भी रिमूव हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसके आगे 3 डॉट्स लगा देने। टाइटल को हम असाइन करेंगे यहाँ पर टाइटल एंड 3 डॉट्स, डॉट डॉट डॉट, ये कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे टाइटल को। टाइटल रिटर्न करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये एंड फंक्शन हो जाएगा। सर ये प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें जो जी आपने मैं कर दूँ, स्पेस वाला। एंड से स्पेस वाला समझा दूँ। तो सर ये जो आपने 8 डॉट्स किए स्पेस रिमूव करके। अच्छा देखो, हमारे पास जो है जब हमने वर्ड्स रिमूव कर रहे थे, तो जब एक वर्ड रिमूव होता था ना तो ये वाली स्पेस हमारे कोड में नहीं रिमूव हो रही थी, क्योंकि देखो ना टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या थी, टर्मिनेटिंग कंडीशन ही तो स्पेस थी, वो स्पेस पे आके रुक जाता था। तो हमने क्या किया कि हमने वो जो आखिरी वाली स्पेस थी ना उसको रिमूव करने के लिए एक दफ़ा लाइन और लिख दी, एक अल्फ़ाबेट से एक करेक्टर रिमूव करने के लिए लाइन और लिख दी। जिधर हम लेफ्ट साइड से एक और करेक्टर को रिमूव कर रहे थे, तो उससे क्या होगा कि इस दफ़ा जो है ये वाली स्पेस भी रिमूव होकर इस तरह से स्ट्रिंग आपके पास रह जाएगा। वो आखिरी वाली ये जो स्पेस रह गई थी द से वाली, ये वाली भी रिमूव हो गई। जब ये वाली भी रिमूव हुई आपके पास, तो आपके पास अब ठीक हो गया। लेकिन अब इसके आगे 3 डॉट्स लगाने का कहा गया था, ये 3 डॉट्स, तो ये 3 डॉट्स जो है ना मैंने इसके आगे कॉन्केटिनेट कर दिए और टाइटल रिटर्न कर दिया मैंने। समझ आया? अच्छा, किसी और को कोई सवाल इस कोड के अंदर? अच्छा नहीं, चलो। उसके बाद वो कहते हैं म्यूजिक इज स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिटल सैंपल्स। हो क्या रहा है कि आपके पास जो म्यूजिक है वो डिजिटल सैंपल्स के सूरत में स्टोर हो रहा है। ईच डिजिटल सैंपल इज द डेनरी वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ 0 to 99999999। द सैंपल आर टू बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। सैंपल को जो है वो एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। ईच सैंपल इज कन्वर्टेड टू अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग and 32 samples are joined to form a single text file, सॉरी सिंगल लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। 32 वैल्यूज को जो है वो साथ जोड़ेगा ताकि आपके पास एक सिंगल लाइन बने। आपके पास ये एक सैंपल था, ये एक सैंपल है आपके पास, और इस तरह के 32 सैंपल्स, लाइक 8 into 32 जो है जितने भी करेक्टर्स बनते हैं उतने करेक्टर्स की एक सिंगल स्ट्रिंग आपके पास बना होगा। Each numeric character is 8 characters in length. Leading zeros are added as required. आगे जीरोस लगाए जाएंगे ताकि उसकी लेंथ 8 ही रहे, फिक्स लेंथ 8 ही रहती है आपके पास। वही कहता है आइडेंटिफाई वन ड्रॉबैक ऑफ एडिंग लीडिंग जीरोस टू ईच न्यूमेरिक स्ट्रिंग। वही कह रहे हैं कि आपके पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग में क्या करने, क्या वजह है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा जीरोस लगा रहे हो उसकी वजह से आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हो कि जीरोस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी जीरोस ही जीरोस आई जा रहे हैं आपके पास।
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि redundant zeros are being stored in सर the file जी। सर वैसे लेकिन जो नंबर्स के बीच में सर जीरोस हैं सर उनका तो लेकिन वो है ना सर उनका यूज। हाँ वो तो है बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली बात है कि ये वाले जो जीरोस हैं ये फालतू है ना। वो ये कह रहे हैं कि लीडिंग जीरोस का नुकसान क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा जीरोस लगाए जा रहे हैं इनका नुकसान बताना है, दरमियान वालों का नहीं। दरमियान वाले जीरो का लीडिंग जीरो नहीं कहेंगे। सर आपने अंडरलाइन सर वो बाकी भी कर दी थी सर। किधर की है जब मैं सर ये सामने सर। नहीं नहीं ये देखो ना, मैंने अंडरलाइन किया कि ये आपके पास ये 8 वाला डाटा था ये, ठीक है। उसके बाद अगला 8 वाला डाटा ये है, उसके बाद अगले 8 का डाटा ये है, उसके बाद फिर ये वाला है। इसमें कौन से वाले में मैंने एक्स्ट्रा किए हैं? ये दरमियान वाले जीरोस नहीं है। देखो इसके अंदर उसने कहा है कि ये सैंपल ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल और ये उसका 32nd सैंपल है। ये इस तरह से सैंपल्स बने हुए हैं और सारे सैंपल्स को उसने इस तरह से जोड़ दिया हुआ है 8 की लेंथ में। अच्छा अच्छा सही हो गया सर। इसमें बेसिकली टेक्सचुअल का वो सूल पे यूज हो रहा है, वो जो डाटा सोच का कि हर डाटा आइटम इक्वल लेंथ का है, 8 लेंथ का डाटा आइटम है, तो वो इस तरह से स्टोर किया हुआ है उसने। वही कह रहे हैं कि इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताएं ऑफ स्टोरिंग द सैंपल्स व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एडिंग लीडिंग जीरोस बट वुड स्टिल अलाउ ईच इंडिविजुअल सैंपल टू बी एक्सट्रैक्टेड। आपको लेंथ वेरिएबल हो आपके पास, लेकिन आप फिर भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली कि आप यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर लें। स्पेशल कैरेक्टर एडेड एज अ सेपरेटर। हम एक सेपरेटर कैरेक्टर ऐड कर दें जो कि आपके पास इसको सेपरेट कर रहा हो, ताकि आपको ये जीरोस फालतू के ना लगाने पड़ रहे हैं। स्टेट वन ड्रॉबैक ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेथड गिवन इन पार्ट B2। आपने जो ऑल्टरनेटिव मेथड बताया इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि आपके पास जो एल्गोरिथम होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द एल्गोरिथम टू extract data will be more complex yeah। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई सवाल किसी का? नो सर। अच्छा तो भाग गया वो मुस्तफ़ा, कोई और नहीं है सर। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म ही नहीं हो चुका अजीब। अच्छा अभी सूडो कोड भी रहता है इसका। एनीवेज वो कहता है कि अ फिटनेस क्लब हैज़ अ कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम। एक फिटनेस क्लब है जिसमें कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम लगा हुआ है, और वो कहते हैं द सिस्टम स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर ईच क्लब मेंबर। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या स्टोर कर रहा है आपके पास स्टोर कर रहा है नेम, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास स्टोर की जा रही है फिटनेस क्लब में। मैनी क्लासेस आर फुल एंड द क्लब क्रिएट्स अ वेटिंग लिस्ट फॉर ईच क्लास। जो क्लास फुल होती है उसकी जो है कि कहते हैं एक वेटिंग लिस्ट बना ली जाती है। द क्लब एड्स डिटेल्स ऑफ मेंबर्स हु वांट टू जॉइन अ क्लास दैट इज फुल ऑफ द वेटिंग लिस्ट इन द क्लास। वो उनकी डिटेल्स डाल देते हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं, वो भी स्टोर किए जाते हैं। व्हेन द सिस्टम आइडेंटिफाइज स्पेस इज अवेलेबल, जब सिस्टम को नजर आता है कि एक स्पेस अवेलेबल हो गई है क्लास में, द न्यू मॉड्यूल विल सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू ईच मेंबर हु इज ऑन द वेटिंग लिस्ट। वो हर मेंबर को एक वेटिंग लिस्ट में मैसेज भेज देगा ताकि आपके पास जो है कि सीट अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लें। Decomposition will be used to break the new modules into sub-modules. Identify 3 modules that would be used to design and describe their use. इस सारे काम के लिए 3 मॉड्यूल्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके पास इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। बड़ा सिंपल है। देखो ये सारी चीज़ें हो क्या रहा है कि आपने जो मेंबर्स हैं उनको मैसेज भेजना है कि सीट अवेलेबल है, ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। सिंपल तरीके की सबसे पहले जो है आपके पास इधर आ जाएगा गेट फ़ोन नंबर कर लेते हैं। गेट फ़ोन नंबर, गेट फ़ोन नंबर आपके पास क्या करेगा, गेट फ़ोन नंबर जो है आपके पास गेट्स द मोबाइल फ़ोन नंबर ऑफ अ मेंबर।
gets the mobile phone number of a member in the waiting list जी। हाँ वो बेसिकली इतने बेसिक ही आपको बनाने पड़ते हैं ना, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं होता ये। उसके बाद वो कहता है मॉड्यूल 2 क्या हो सकता है। मॉड्यूल 2 बेसिकली आप एक क्रिएट मैसेज कर लो, ठीक है, कि वो एक मैसेज क्रिएट करेगा, क्रिएट मैसेज generates a text message about the class having a vacant seat या vacant position, कुछ भी कहना है आप। और तीसरा जो आपके पास सेंड मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर सेंड मैसेज आपके पास क्या करेगा। सेंड मैसेज जो है बेसिकली सेंड्स अ टेक्स्ट मैसेज to the mobile phone number of the waiting member। बस सिंपल 3 मॉड्यूल्स, 3 मार्क्स आपको इसके मिल गए। कोई सवाल इसके अंदर किसी का? अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको गिवन है, काफ़ी सारे इसके अंदर इनपुट आउटपुट स्टेट्स गिवन है। कंप्लीट द टेबल टू शो द इनपुट्स आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेजेस। Assume that the current state of each row is given by the next state of on the previous row. For example, the first input A is made when in state S1 S1 में था, तो फिर आपके पास नेक्स्ट इनपुट A आया, तो यानी कि वो हर रो जो है वो पिछले वाले से अफेक्टेड है। If there is no output for a given transition, then the output cell should contain none। फिर उस केस में आपने none लिखना है। और आपके पास पहले 2 रोज कंप्लीट की गई हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि S1 स्टेट के ऊपर इनपुट ए आया, आउटपुट कोई नहीं लिखा हुआ। आउटपुट ये डैश के आगे लिखा होता है। इनपुट ए आया, आउटपुट कोई नहीं था, S3 के ऊपर चला गया। S1 पर था, ये किया, S3 के ऊपर आ गया। S3 के ऊपर आपको नजर आ रहा है आउटपुट W हुआ हुआ है। आउटपुट W S3 के ऊपर हुआ हुआ है, तो आपके पास इनपुट क्या है इसका? इनपुट ए है, इनपुट ए है। और स्टेट कौन सी रह रही है? स्टेट S3 ही रहेगी। अब S3 के बाद जो है आपको नजर आ रहा है कि इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं लिखा हुआ, आउटपुट नन है। तो इनपुट कौन सा है आपके पास? इनपुट बी है। यहाँ पर इनपुट बी आपने किया, तो आप चले गए S2 के ऊपर। S2 से आगे जब आप गए तो उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि इनपुट किया गया S2 के ऊपर बी, इनपुट बी आया, कोई आउटपुट नहीं, और आप S5 पे चले गए, तो यहाँ पे आ जाएगा नन, और आप चले गए S5 के ऊपर। S5 के ऊपर नजर आ रहा है कि इनपुट ए किया गया, आउटपुट फिर से कोई नहीं है, नन, तो आप चले गए दोबारा से S2 के ऊपर। S2 के ऊपर आने के बाद वो कहता है आपसे कि आप S4 पे गए हैं, तो इनपुट ए है और आउटपुट एक्स है। इनपुट ए, आउटपुट एक्स, ये कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का था, कितना बेसिक सा। कोई सवाल इसके? ये जी। क्या होता है? स्टेट what is ट्रांजिशन, the diagram called? ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली एक फिनिट स्टेट मशीन के रिप्रेजेंटेशन होती है कि कौन से इनपुट आउटपुट के ऊपर वो कौन सी नेक्स्ट स्टेट के अंदर चला जाएगी मशीन। जिस तरह से आपका एटीएम होता है, एटीएम में होता है ना कि आप पासवर्ड एंटर करते हो, पासवर्ड ठीक है तो उसके ऊपर वो अगले मेन्यू पे चला जाएगा, पासवर्ड गलत है तो वो री एंटर पासवर्ड कहेगा। पासवर्ड ठीक है तो आगे वो कस्टमर मेन्यू में चला जाएगा, कस्टमर मेन्यू में आपने सेलेक्ट किया कि विड्रॉ कैश, तो फिर वो विड्रॉल कैश की तरफ चला जाएगा। आपने चेक बैलेंस की तरफ किया तो बैलेंस चेकिंग की तरफ चला जाएगा। तो वो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स होती है ना कि ये इनपुट दिया गया तो ये आउटपुट आएगा, अगली स्टेट ये होगी। ये उस तरह का डायग्राम है बेसिकली। ठीक हो गया? जी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस दैट विल कॉज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेज चेंजेस इन
ट्रांजिशन फ्रॉम S1 टू S4, S1 से S4 पे जाने के मिनिमम स्टेट्स कौन सी हैं? अगर आप S1 से S2 पे चले जाएं और फिर उसके बाद S4 पे, तो सिंपल आपको पता है कि आप इनपुट B करें, पहले आप इनपुट करें B और फिर उसके बाद आप इनपुट A कर दें, तो आप डायरेक्टली इस पे चले जाएंगे। तो इधर आ जाएगा इनपुट B, उसके बाद आप इनपुट A कर दें, तो आप S1 से डायरेक्टली S4 पे चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। The teacher is designing a program to process pseudocode projects written by her students. Each student project is stored in a text file. The process is split into a number of stages. Each stage performs a different task and creates a new file. हर स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास सोर्स फाइल है, ये SRC स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडेंट माइकल एडे। उसके बाद उसकी S1 स्टेज और उसके बाद उसकी S2 स्टेज। इस तरह से उसने टेक्स्ट फाइल्स बनाई हुई हैं सूडोकोड्स के लिए। Suggest a reason why the teacher's program has been split into number of stages and give a benefit of producing a different file for each stage. आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास जो प्रोग्राम है that is easier to test. The program is easier to test. और आपके पास इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपके पास चेकिंग ऑफ ईच स्टेज जो है वो पता होगी आपको। It is easier to check, easier to test each stage works as expected. उसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास पहला मॉड्यूल है डिलीट स्पेसेस। डिलीट स्पेसेस मॉड्यूल क्या कह रहा है कि आपके पास कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ सूडोकोड फ्रॉम द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फाइल। आपके पास लाइन ऑफ सूडोकोड गिवन है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल और कहते हैं कि रिटर्न्स द लाइन आफ्टर रिमूविंग एनी लीडिंग स्पेसेस। ये स्पेसेस जो है ना बेसिकली आपने रिमूव करके लाइन रिटर्न करनी है, इसका सूडोकोड लिखना है। बहुत इजी सूडोकोड दिया हुआ है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपके पास देखो उससे हेडर भी दिया हुआ है उसका, आपने बेसिकली क्या करना है कि ये स्पेसेस रिमूव करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे स्पेस काउंट आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और स्पेसेस को काउंट करना शुरू कर देंगे। तब तक काउंट करते रहेंगे जब तक कि पहला अल्फ़ाबेट नहीं आ जाता। जब पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा तो उसके ऊपर रुक जाएंगे और इस काउंट से हम जो है राइट साइड से उतरे कैरेक्टर उठा लेंगे। बस सिंपल से हमारे पास आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ ये चीज़। देखो सबसे पहले आपके पास, अच्छा मैं वेरिएबल्स बाय द वे डिक्लेयर नहीं करता जब मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन आप लोगों ने करने होते हैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर। मैं इसलिए नहीं करता कि उसको टाइम बचता है हमारे पास पहले हम यहाँ पे फुल लेंथ का लूप लगा लेंगे फॉर काउंट 1 to लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन तक जो है हम यहाँ पे लूप लगा देंगे। उसके बाद हम स्पेसेस काउंट करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे उठा लेते हैं दिस कैरेक्टर के अंदर, दिस कैरेक्टर के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं मिड लाइन कॉमा काउंट कॉमा 1। ये जो तरीका होता है ना लूप लगाकर आपके पास एक एक कैरेक्टर उठाने का, ये मैंने पहले भी बताया। वैसे होगा क्या, आपके पास अगर ये इस स्ट्रिंग गिवन होता और यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे द इज कुछ भी लिखा हुआ, वी डोंट केयर। हमें मसला है कि यहाँ पे स्पेसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस हैं यहाँ पर। क्या होगा कि आपके पास ये स्पेस कैरेक्टर उठा लिया जाएगा, ये स्पेस कैरेक्टर इसमें उठा लिया जाएगा इस लूप के अंदर। अब आप चेक करेंगे कि इफ आपके पास आ जाता है इफ दिस कैरेक्टर is not equal to space, if this character is not equal to a space and क्या कर लेंगे इधर आप, सर इक्वल टू स्पेस नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू स्पेस इसलिए क्योंकि वैसे तो काउंट कर रहा है ना वो स्पेसेस को, वैसे तो वो नेचुरली स्पेसेस काउंट करता रहेगा। जैसे ही वो नॉट इक्वल टू स्पेस होगा ना हमने इस लूप को टर्मिनेट कर देना है, हम इस लूप को रोक देंगे। जैसे ही वो यहाँ पे टर्मिनेट कर देता है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने पास ट्रिम वैल्यू को। ट्रिम वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट -1 स्टोर करेंगे, काउंट -1। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखो लूप नॉर्मली आइट्रेट कर रहा है, वो आइट्रेट करता रहेगा, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है।
हमने इसको रोकना कब है, हमने इसको तब रोकना है वो ये काउंट करेगा, स्पेस है ठीक है, नॉट इक्वल टू स्पेस वाली बात तो नहीं आई, इधर आएगा काउंट 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर आकर आपके पास नॉट इक्वल टू स्पेस हो गया, इधर आके रुकना है और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस थी, तो ये 7th हमने नहीं काउंट करनी, उस वजह से हमने यहाँ पे -1 किया। समझ में आई ये बात? जी सर। सर वैसे सर वो ज़्यादा आसान था सर वैसे स्पेसेस काउंट करने वाला। वो भी एक ही बात है, दोनों तरह से कर लो, एक ही बात है, आपको अगर वो आसान लगता है वो कर लो, वो एक बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे कर देंगे इसको इफ नॉट इक्वल टू स्पेस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, या इसको बल्कि तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हाँ दूसरी हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड, एक सेकेंड, बल्कि इसको जो है ना वाइल लूप के साथ करते हैं, ये इस तरह से गलत हो रहा है थोड़ा सा, इधर आ जाएगा क्योंकि हमने पहली स्पेस के बाद रुक जाना है ना, उस वजह से हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहली स्पेस के बाद रुक जाना है। तो इधर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इनिशियली काउंट को सेट कर देंगे 1 पर, और इधर लगाएंगे वाइल दिस करेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस। क्या होगा कि जब तक के वो आपके पास स्पेस की इक्वल नहीं आता, सिंपली हम यहाँ पर एक करेक्टर उठाएंगे, या इधर एक और कर लेते हैं इसको, दिस करेक्टर थोड़ा सा चेंज करने का मुझे ज़रा, इधर हम लिख लेते हैं वाइल एंड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इधर हम एक एंड वेरिएबल बना लेते हैं जिसको कि हम इनिशियली सेट कर देंगे फॉल्स पर, वाइल एंड इज इक्वल टू फॉल्स, एक करेक्टर उठाया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे चेक किया जाएगा कि इफ दिस करेक्टर इज नॉट इक्वल टू, आपके पास स्पेस है, अगर ये स्पेस के नॉट इक्वल टू है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ट्रिम वैल्यू को स्टोर करेंगे एज, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रिम को स्टोर कर लेंगे एज काउंट -1, और यहाँ पर उसके बाद हम एंड को कर देंगे ट्रू, उससे क्या होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा एंड इफ, और ये एंड वाइल हो जाएगा। जब हमने इसके अंदर से ट्रिम वैल्यू निकाल ली है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर सिंपली अपनी नई लाइन बनानी है विदाउट स्पेसेस वाली, तो हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा, न्यू लाइन किस तरह से बनाई जाएगी, हमारे पास यहाँ से आ जाएगी राइट साइड से हम उठाएंगे लाइन कॉमा लेंथ ऑफ लाइन माइनस ट्रिम वैल्यू, ये, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू लाइन को, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। मैं बताता हूँ हो क्या रहा है इसके अंदर। देखो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग मौजूद था इस तरह से, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस थी। उसने क्या किया कि हम यहाँ पर वाइल एंड इज इक्वल्स टू फॉल्स चला रहे हैं कि यहाँ से वो करता है और वो काउंट करता रहता है, ठीक है। काउंट आपका जो है कि कितने यहाँ पर इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और अगला अगला करेक्टर चेक होता चला जाएगा, ठीक है। ये किया, और जैसे यहाँ पर आया तो हमने काउंट -1 यानी कि 6 तक वैल्यू स्टोर करें कि 6 स्पेसेस हैं। उसके बाद हमने राइट साइड से 6 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -6 उठाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये थी, -6 ये आ गया आपके पास, -6 पे ये वाली साइड आपके पास आ गई ना, ये तो इस वाली, ये वाली निकाल ली आपने, और ये आपने रिटर्न कर दी, बस ये कोड था आपके पास 6 नंबर का। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? करें सर तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं सर, वाइल शेल फाइल करने की जरूरत इसलिए ताकि आप लूप टर्मिनेट करते हैं, वरना पता है क्या होगा, ये ट्रिम वाली वैल्यू अगर आप पूरे उसके लिए चलाते हो ना, तो ये ट्रिम वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो दोबारा वाली स्पेस को भी चेक कर लेगा ना, ये वाली स्पेस है, ये इसको भी काउंट कर देगा।
जब वो ये इधर वो चलता चलता इधर आएगा तो वो इधर वाली स्पेस को दोबारा देख लेगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ताकि ताकि पहले नॉन करेक्टर पहले नॉन स्पेस करेक्टर के ऊपर आके कोड रुक जाए, उस वजह से मैंने वाइल लूप लगा के ये कंडीशन लगाई थी। सर अगर सर हम इफ दिस करेक्टर को इज इक्वल्स टू काउंट रखें सर, तो जैसे ही सर वो मतलब कि करेक्टर आएगा सर वो रुक जाएगा सर, हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी सर काउंट की सर। इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू काउंट क्या मतलब? जैसे हमने करेक्टर उठाया ना सर एक, जी तो जैसे ही वो करेक्टर काउंट की इक्वल, सॉरी स्पेस करेक्टर की इक्वल होगा सर, तो वो जैसे लूप वो जो हमारा चल रहा है सर वो एंड हो जाएगा सर। हाँ और वो वो जो डायरेक्टली काउंट भी की कर वैल्यू सकते है हो। सर वो आ जाएगी सर 6 हाँ वो डायरेक्टली जो उस तरह भी से है। भी कर सकते हो कि कंडीशन इधर लगा लो, वो कंडीशन फिर आपको इधर लिखनी पड़ेगी वाइल के ऊपर, वो कर सकते हो। फॉर लूप वाली चीज़ जो है ना वो नहीं चलेगी, वाइल के अंदर आप कंडीशन यहाँ पे लिख लो, वो भी एक ही बात है, वो भी कर सकते हो। तो समझ आ गया बाकी ओके सबको सर। ये कैसे किया? अच्छा, उसके बाद जो है वो कहता है कि दो मजीद मॉड्यूल आपके पास मौजूद हैं। एक आपके पास डिलीट कमेंट मौजूद है, और उसके बाद आपके पास मौजूद है स्टेज 2 कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स के साथ आता है इनपुट फाइल नेम, उसके अंदर मौजूद होता है, और एक आउटपुट फाइल नेम मौजूद होता है। कॉपीज ईच लाइन फ्रॉम द इनपुट फाइल टू द एग्जिस्टिंग आउटपुट फाइल हैविंग फर्स्ट रिमूव्ड ऑल लीडिंग स्पेसेस, पहले सारे स्पेसेस, और उसके बाद कमेंट्स फ्रॉम दैट लाइन रिमूव्ड हो। उसके बाद ब्लैंक लाइंस कॉपी नहीं करनी है आपने, और फाइनल मैसेज गिविंग द नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस रिमूव्ड आपने बताना है। तो बड़ा सिंपल है, आपके पास गिवन है दो फाइल्स नेम और कॉपी करने लाइंस, डिलीट कमेंट और डिलीट स्पेसेस उसमें से करने हैं। आपके पास यहाँ पर सर आ जाएगा जी। क्वेश्चन है तो रिपीट कर दीजिए सर। देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको दो फाइल्स दी हुई है, एक इनपुट फाइल नेम और एक आउटपुट फाइल नेम, लाइक फाइल 1 जो कि इनपुट है और फाइल 2 विच इज आउटपुट फाइल। आप फाइल 1 के अंदर से लाइन निकालेंगे, उसमें से लीडिंग स्पेसेस रिमूव करेंगे, कमेंट्स रिमूव करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि लाइन ब्लैंक तो नहीं है। अगर लाइन ब्लैंक नहीं है तो आप उसको लिख देंगे, और अगर वो लाइन ब्लैंक है तो उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन काउंट जरूर करेंगे उसको कि ये लाइन रिमूव की थी हमने। उसके बाद फाइनल मैसेज देंगे जिसके अंदर के नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस रिमूव्ड लिखी हुई होंगी। ठीक है, ओके सर। तो इधर हमारे पास सिंपल कोड आ जाएगा कि हम यहाँ पर हेडर डालेंगे सबसे पहले, प्रोसीजर स्टेज अंडरस्कोर 2, पैरामीटर में ले रहा है आपके पास फाइल 1 कॉमा फाइल 2, और ये दोनों आपके पास फाइल्स के नेम्स हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के। प्रोसीजर है तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। काउंट आपके पास सेट हो जाएगा यहाँ पर 0 पर, ये हमारे पास ब्लैंक लाइन काउंट है, इसे बी काउंट कह लेते हैं चलो। ठीक है, और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं फाइल 1 को, ओपन फाइल 1 फॉर सॉरी ओपन फाइल होता है, ओपन फाइल फाइल 1 फॉर रीड मोड में खोल ली, और दूसरी फाइल को राइट मोड में खोल लेंगे। ओपन फाइल, उससे कहते हैं एग्जिस्टिंग फाइल है तो उस वजह से हमें इसको अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा, फॉर अपेंड। एग्जिस्टिंग फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं, जो फाइल आपने क्रिएट करनी होती है उसको राइट मोड में खोला जाता है। इसकी डिटेल अगेन वो मैंने उस लेक्चर में डाली हुई है पूरी। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल 1। जब तक फाइल 1 का एंड नहीं आ जाता हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसमें से लाइन रीड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा रीड फाइल, फाइल 1 कॉमा दिस लाइन, एक लाइन हमने इसमें से रीड कर ली। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें से स्पेसेस रिमूव करनी है। इस लाइन में से हम यहाँ पर करेंगे डिलीट स्पेसेस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लाइन। तो इस लाइन में से डिलीट स्पेसेस होकर अपडेट हो जाएगी लाइन, और इसी लाइन के अंदर से अब हम कमेंट्स डिलीट करेंगे, डिलीट कमेंट्स और दिस लाइन लाइन। यूज किया वैसे।
या चलो इसको लाइन कर लो, लाइन, ठीक है। अब हमने उसमें से स्पेसेस भी रिमूव कर दी, कमेंट्स भी रिमूव कर दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये लाइन ब्लैंक नहीं रह गई, इफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन हम क्या करेंगे, देन हम इसको लिख देंगे आपकी फाइल 2 के अंदर, राइट फाइल 2 लाइन, ठीक है। वरना एल्स पार्ट में हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, एल्स बी काउंट यानी कि जो ब्लैंक लाइन काउंट था आपका, इसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 1। इंक्रीमेंट बाय 1 करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ, एंड इफ करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंड वाइल, क्योंकि वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल लगा हुआ था। एंड वाइल होने के बाद जो है आप दोनों फाइल्स को कर देंगे क्लोज फाइल, फाइल 1 और क्लोज फाइल, फाइल 2। और उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे बी काउंट को, आउटपुट बी काउंट नंबर ऑफ लाइंस या ब्लैंक लाइंस रिमूव्ड, ब्लैंक लाइंस रिमूव्ड। आउटपुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड प्रोसीजर। स्क्रॉल हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सर जी, ये जब लाइन वेरिएबल यूज किया हुआ सर, ये कैसे काम कर रहा है सर? क्या चीज़ यूज़ की हुई है? लाइन वेरिएबल सर। लाइन वेरिएबल बेसिकली आपके पास जो रीड फाइल और राइट फाइल की कमांड होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली जब आप लिखते हैं लाइन फाइल 1 लाइन, तो बेसिकली लाइन रीड होती है और इसमें स्टोर हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले उसके अंदर से स्पेसेस रिमूव की और उसे अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने उसके में से कमेंट्स रिमूव किया और उसको अपडेट कर दिया। उसके बाद चेक किया कि अगर वो ब्लैंक नहीं है तो उसको हमने फाइल 2 के अंदर लिख दिया। इससे क्या होता है, ये लाइन जो है ये बेसिकली जाके फाइल 2 के अंदर लिखी जाती है। और अगर वो ब्लैंक थी तो हमने फाइल के अंदर नहीं लिखना था, बल्कि बी काउंट को इंक्रीमेंट कर देना था बाय 1 और एंड पे बी काउंट आउटपुट कर दिया। समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली सर वो नई लाइन शो हो रही है इसके अंदर? जी, ऑटोमेटिकली हो रही है, अपडेट हो जाती है ना वो पिछली लाइन से। यहाँ पे देखो ना, ये फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल लगा हुआ है, लूप लगा हुआ है। जब तक जी फाइल सर। 1 का एंड नहीं आ जाता तो वो ऑटोमेटिकली जो है नई लाइन उसके ऊपर लिखी जा रही है। सही ओके सर। और किसी को कोई सवाल? क्लियर है? No, sir. अच्छा, अली आपको क्लियर है? अच्छा, तो इसके साथ जो है ये पेपर हमारा एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। ये वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर दिया जाएगा एंड बाकी आप लोगों को शुक्रिया आने का। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। पेपर मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया हुआ है। इंसर्ट भी मैं आप लोगों के साथ ये लेटेस्ट इंसर्ट शेयर कर देता हूँ। ये प्लीज़ ये लेटेस्ट इंसर्ट इस्तेमाल किया करें, पुराने इंसर्ट के साथ यूज़ ना किया करें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम दोबारा से पेपर 1 प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना आप लोगों को इजाज़त है, आप जा सकते हैं।